3 मार्च को क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में आपको बिल्कुल यही पेपर, इसी तरीके का पेपर देखने को मिलेगा। ये मोस्ट वायरल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। क्वेश्चन विद आंसर्स लेके आया हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, नहीं, क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी दूंगा। ठीक है, आपको पता है आपका जो पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का होगा और 15 मिनट पहले ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। पेपर पे 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड जिसका आंसर आपको OMR शीट पे देना होगा, और खंड ब आपका 50 अंकों का है जो कि वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 की कैटेगरी में रखे गए हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को टाइप भी कर लिया बच्चों। निम्न में से कौन 1815 की वीना संधि में हुआ है? ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन मैंने टाइप कर लिए। अब इसके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ वीना संधि से संबंधित है? बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिक या जिउसेppe मैत्सनी? तो वीना की संधि नेपोलियन से संबंधित है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे सत्ता की साझेदारी के लिए बेल्जियम मॉडल का प्रमुख महत्व क्या है? सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति की साझेदारी की गई, सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति की साझेदारी नहीं की गई, और संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। अगला प्रश्न है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो महामंदी के कारण गिर गई थी। ठीक है ना, विश्व युद्ध हो रहा था, उसके कारण महामंदी आ गई थी और उसके बाद कीमत बहुत ज्यादा गिर गई थी। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है बच्चों? बिल्कुल ऐसा पेपर देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज शुरू से एंड देखिएगा। तो ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान अमेरिका से संबंधित है बच्चों। कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं होता है? तो संघीय सरकार में कठोर संविधान नहीं होता है बच्चों। कौन नहीं होता है? कठोर संविधान नहीं होता है। कह रहे निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म, भाषा? तो धर्म और भाषा दोनों होता है ना, तो गो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को पूरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में जरूर आएंगे। कह रहे यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है? लैंगिक विभाजन का मतलब होता है समाज में पुरुष और स्त्री की असमान भूमिका, ये होती है लैंगिक विभाजन। ठीक, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो उन्होंने जिउसेppe मैत्सनी को माना है, ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, और ब ऊपर के ऑप्शन दोनों सही होंगे। ठीक है, कह रहे मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन? नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जैव संसाधन? तो नवीकरणीय योग्य संसाधन है मृदा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में देखो बच्चों सिंचाई बहुत ज्यादा की जाती है, और वो भी भूमिगत सिंचाई की जाती है, पानी जो जमीन के अंदर है ना, उस पानी से सिंचाई की जाती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है। अगला जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, निम्नतम है? तो केरल की सबसे कम है, क्योंकि केरल में सब लोग शिक्षित हैं, ज्यादा शिक्षित लोग केरल में, इसी वजह से शिशु मृत्यु की जो दर है वो बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यम का स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये हमें हमारा आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का अनुपजाऊ हो जाना, भूक्षरण कहलाता है, उस पर कोई फसल नहीं हो पाती है फिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो वो नहीं पाया जाता, चंबल की घाटी में नहीं पाया जाता बच्चों। कहाँ नहीं पाया जाता है? चंबल की घाटी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो है अधिक मजदूरी। जिनके पास भूमि नहीं है ना, वो मजदूरी पे डिपेंड रहते हैं, तो अधिक मजदूरी मिलेगी तभी तो उनका जीवन यापन चल पाएगा, यह आंसर है।
अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे और मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। कैसे पीडीएफ मिलेगी, वीडियो पूरा देखो तभी आपको पता लगेगा। कह रहे निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है बच्चों? तो अवरोधक का लक्षण कौन सा नहीं है? विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये अवरोधक का लक्षण बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कह रहे निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भूतापीय ऊर्जा है, ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। उपरोक्त सभी, तो ये सारे कारण थे। ठीक है, अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न में बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन विद आंसर्स लेके आऊंगा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चंस है और एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। कहने उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना। 80 शब्द का मतलब समझते हैं ना, कम से कम एक पेज से थोड़ा कम, लेकिन उससे ज्यादा मत देना क्योंकि नंबर के हिसाब से देना होता है। इस साल का जो पैटर्न है आपको हर क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। हर क्वेश्चन में 2 दिया रखा होगा, 1 करना होगा। ठीक है, और जो आपको पूरा 100% श्योर हो कि इसमें अच्छा मैं लिख सकता हूँ उसी को ही करना। पहला क्वेश्चन आता है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, या फिर 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो पहले आंसर का आ जाते हैं। देखो, आर्थिक महामंदी का अर्थ किसी देश की ऐसी आर्थिक दशा से है जब उत्पादन में भारी वृद्धि, लोगों की क्रय शक्ति में तीव्र गिरावट और मुद्रा के वास्तविक मूल्यों में कमी आ जाए, उसे कहा जाता है आर्थिक महामंदी। ऐसी आर्थिक महामंदी 1929 में अमेरिका में आई थी और इसने समस्त विश्व को ग्रास बना लिया, जिसके कारण इसे महामंदी कहा जाता है। देखो, अगर एक देश में महामंदी आती है ना तो उस देश पे ही नहीं बाकी सभी देशों पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आजकल के समय में हर एक देश आपस में जुड़े हुए हैं। हम किसी से जुड़े हैं, वो कोई देश हमसे जुड़ा हुआ है। तो अगर एक देश पे अगर आर्थिक संकट आते हैं तो पूरे हर एक देश को झेलना पड़ता है। पहला देखो, युद्ध द्वारा उत्पन्न स्थितियां। प्रथम विश्व युद्ध काल में सेना से संबंधित वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कारण भारी औद्योगिक प्रसार किए गए। जब युद्ध हो रहा था ना तो सेना के द्वारा वस्तु की मांग में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसलिए और कृषि में अधिक उत्पादन महामंदी के लिए उत्तरदायी घटकों में से एक कृषि संबंधी अति उत्पादन भी था। ठीक है, इससे कृषि वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी आ गई। बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ। अब तुम्हें चाहिए 1 किलो, तुम बनाओगे 5 किलो, तो वो बाकी 4 किलो तो वेस्ट हो जाएगा ना। चाहिए तुम्हें 1 किलो, बहुत ज्यादा उत्पादन हुई, उससे भी कीमतों में गिरावट आ गई। नेक्स्ट, 1920 के दशक के मध्य में ना बहुत से देशों ने अमेरिका से ऋण लेकर मतलब कर्जा लिया था और अपने निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा किया था। जब स्थिति ठीक थी तो अमेरिका से ऋण जुटाना सरल था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकन उद्यमियों ने खलबली मच गई। जैसे ही उनको पता चला भाई मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है, तो सब जो बड़े बड़े मालिक होते हैं ना, उनमें खलबली मच गई। बाजार में ऋणदाताओं के उठ जाने से अनेक प्रभाव सामने आए। यूरोप में कई बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए, मुद्रा लुढ़क गई। ठीक है, और ब्रिटिश पाउंड भी इस झटके से बच ना सका। ठीक है, जैसे आप अभी देख रहे हैं कोविड के बाद भी हमारे देश में ऐसा सिचुएशन है कि हमारे रुपए की कीमत दिन ब दिन गिर रही है। आपको यानी सर 82-83 रुपए हो जा रहा, बढ़ रही है भैया, गिर रही है। मतलब जितना रुपए का दाम बढ़ेगा ना डॉलर के सामने, उतनी हमारी स्थिति खराब हो रही है, कमजोर पड़ रहे हैं हम, ये मतलब होता है। अगला जो प्रश्न था वो था 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वालों के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। तो देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। कौन कौन से? महामंदी का भारतीय व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। 1928 से 1934 के मध्य भारत के आयात तथा निर्यात घटकर आधे हो गए। इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमत भी 50% की कमी आ गई। ठीक है, आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव काश्तकारों पर पड़ा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करते थे। काश्तकार समझते हो ना, जो बुनकर होते हैं, उन पर पड़ा। बंगाल में जूट का उत्पादन करने वाले लोगों पर भी महामंदी का विनाशकारी प्रभाव पड़ा।
जूट की कीमतों में 60% की वृद्धि हुई, जिस कारण जूट उत्पादक बर्बाद हो गए और पहले से भी अधिक कर्ज में डूब गए। ठीक है, अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए काश्तकारों को अपनी जमीनों को जमींदारों के पास गिरवी रखने पड़े, जेवर बेचने के लिए विवश होना पड़ा। सरकार ने राष्ट्रवादी खेमे में दबाव में औद्योगिक रक्षा के लिए सीमा शुल्क भी बढ़ा दिए। ठीक है, और जिस कारण औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में तीव्रता नजर आई। अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या फिर जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो पहले प्रश्न पे आते, देखो, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की आत्मा है, इसका कथन का क्या आप लिखेंगे? प्रत्येक समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वो छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो, क्योंकि सत्ता का विभाजन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का आशय होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जा सके और ये लोग इसी प्रकार रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपने भागीदारी के माध्यम से सभी शासन व्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। सत्ता हो या अपनी नीतियां निर्धारित करने से पूर्व सर्वजन हिताय, सभी का हित हो, सर्वजन सुख, सभी लोग सुखी हो की भावना समाहित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न था कि जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति, इसकी विवेचना करनी है। तो पहले हम बात करेंगे जाति में राजनीति की भूमिका। देखो, हर वर्ग खुद को बड़ा बनाना चाहती है ना, हर वर्ग चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। अतः पहले वह अपने समूह की जिन पर उपजातियों को छोटा या नीचे बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करती है। क्योंकि एक राजनीति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समूहों को साथ लेने की कोशिश करती है और इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल होता है। तो यह है जाति में राजनीति। अब नेक्स्ट पार्ट, और इस प्रकार जाति में राजनीति कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं और एक तरह से यही चीजें दुनिया भर की राजनीति में चलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजनीति में जाति की भूमिका। देखो, जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है ना, तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखा जाता है ताकि उन्हें चुनाव के जीतने के लिए जरूरी वोट मिल पाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए ताकि वोट मिल सके ना और जीत पाए वो। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, एक व्यक्ति के एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश कर दिया है कि राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। अगर राजनीति इस तरीके से नहीं करेंगे जाति, तो वो वोट नहीं मिल पाएगा ना उन्हें, फिर अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा होती है जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। इन बिंदु से स्पष्ट है कि राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चन है। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं दे रहा बच्चों, मैं आंसर भी दे रहा हूं आप लोगों को, ताकि आपको आंसर्स के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले अपने उपायों पर मत स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपभोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, हमें ऊर्जा के सीमित संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानीपूर्ण निम्न उपायों को अपनाना होगा। जैसे डीजल पेट्रोल का सीमित है, अब एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, है ना। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। जब प्रयोग ना हो तो बिजली बंद कर दे। विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें। गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों का अधिक प्रयोग
करे। और आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ठीक है, जितना ऊर्जा बचाओगे आप सोचो आप उतना ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हो, ये सोच आपके मन में होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखो, जो परिवहन होता है और जो संचार के साधन होते हैं किसी भी राष्ट्र और की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, क्योंकि ये जो साधन होते हैं अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी होते हैं और किसी राष्ट्र के विकास की पहचान होते हैं। परिवहन, देखो जापान में बुलेट ट्रेन चलती है, तो बुलेट ट्रेन सोचती तुम्हारे मन में क्या आ रहा है कि ये विकसित है, बहुत बड़ा है ना। और हमारे यहाँ पर ट्रेन चलती छुक 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 छुक, कभी फुल जाती है, कभी आती नहीं है, डिले होती है, तो सोचो क्या माइंडसेट जा रहा है। तो परिवहन और संचार व्यापार के विस्तार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। परिवहन और संचार के विकास ने वैश्वीकरण को जन्म दिया है। ठीक है, संचार और परिवहन में तेजी से वृद्धि ने हर देश के लोगों को के जीवन शैली में सुधार किया है। रेलवे, जल मार्ग, वायु मार्ग, संचार पात्र, रेडियो, इंटरनेट ने दुनिया को हमारे दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया है और सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में परिवहन और संचार के उन्नत साधनों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मदद मिली है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। ठीक है, अथवा अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों के समझ में विवेचना कीजिए, ये प्रश्न है। तो उत्तर क्या होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम मिलता है और अन्य संसाधन मिल सकते हैं, वहीं अपना कारखाना डालती है। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ ना, उत्तराखंड में रुद्रपुर, हमारे यहाँ पर सिडकुल है। सिडकुल मतलब यहाँ पर 400-500 कंपनियां स्थित है एक ही जगह पर, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सस्ता बिजली मिल जाता है, सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं, आने जाने की सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, रोड सड़कें अच्छी हैं, हर एक सुविधा मिल रही है, तो यहाँ बैठी है। तो हमेशा कंपनी वहाँ जाना चाहती है जहाँ पर ये सब सुविधा मिलती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल की उत्पादन लागत, और हमारे यहाँ पर ना टाटा की बड़ी कंपनी, पूरे देश में टाटा की जो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी हमारे यहाँ पर है। अशोका लेलैंड सबसे बड़ा पूरा देश का यहाँ पर है हमारे इधर। ठीक है, तो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उनको जो चाहिए उनको वो सब मिल रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी अपने विनिर्माण सामानों के लिए निकटवर्ती बाजारों की आवश्यकता होती है, जिससे माल के उत्पादन की लागत कम होती है। ये सभी कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उत्पादन की लागत 30 से 40% तक बचाने में मदद करते हैं। अच्छे बाजार के लक्षण क्या होते हैं? देखो, अच्छे बाजार के लक्षण है, मूल्य में सभी प्रत्यक्ष कारक शामिल होने चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो पाए। सूचना की उपलब्धता होनी चाहिए। एक बाजार में सटीक और समय पर जानकारी होनी चाहिए ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों त्वरित और सूचित निर्णय ले सकें। तरलता होनी चाहिए। एक अच्छे बाजार में पर्याप्त तरलता होनी चाहिए। ऐसे टॉपिक बना के लिखना है और इसे छोड़ छोड़ के लिखोगे तो ही, ये नहीं कि एक जगह से शुरू कर रहे हो एक जगह पे खत्म कर रहे हो, ऐसे नहीं, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर रखा है ना, इसी प्रकार से कॉपी में प्रेजेंटेशन करनी है। दूसरे शब्दों में, संपत्ति को तत्काल उस कीमत पर खरीदा या बेचा जा सकता है जब किसी संपत्ति शीघ्र बेचने या खरीदना आवश्यकता हो। लागत, एक अच्छे बाजार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेन देन की लागत कम हो, तभी वो ज्यादा टिकाऊ होता है। अब आते हैं दूसरे टाइप के वर्णनात्मक प्रश्न में। ठीक है, जिसका आंसर आपको कम से 150 शब्दों में देना है। 150 शब्दों का मतलब होता है कम से कम 1.5 पेज तो आपको लिखना ही है। ठीक है, 1.5 से 2 पेज। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? अथवा सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ये बताना है। तो पहले वाले प्रश्न पे आते हैं, असहयोग आंदोलन के कारण। तो युद्धोत्तर भारत में असंतोष। देखो, जब विश्व युद्ध हो रहा था ना, भारत के लोग उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों के कारण, ब्रिटिश के कारण हमारे सैनिकों को जबरन उसमें डाला गया।
प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता ने पूरा सहयोग दिया था। ठीक है, हमारे भारतीय जवान जाके लड़े थे उनके सपोर्ट में। भारतीय सैनिकों के योगदान के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज की विजय हुई थी, अंग्रेज जीते थे। जनता ने निराशा और संतोष का माहौल था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में बलपूर्वक भारी मात्रा में धन की उगाही की गई थी। ठीक है, और यहाँ से ले जाने के बाद ना, यहाँ के किसानों के बाद उसके बाद टैक्स भी बढ़ा दिया गया था। फिर लगा दिया ना रोलेट एक्ट। 18 मार्च 1919 को एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मनमाने समय तक नजरबंद रखा जा सकता था और भारत में सभी वर्गों या संविधाओं में इसका विरोध किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अंग्रेजों को किसी पे भी अगर शक हो, कुछ भी हो, वो उसको पकड़ के ले जाएगी, है ना, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी चीज के, बिना किसी सबूत के। उसे वो अपना जेल दे सकती है, फांसी दे सकती है, मार सकती, कुछ भी कर सकती है। ये था रोलेट एक्ट, और इसका विरोध करने लगे थे हर इंडिया के सदस्य। फिर आया जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट और सरकार के सत्याग्रहों के विरुद्ध चलाए गए दमनकारों के विरोध हेतु 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई और इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोली चलाई गई, जिसमें लगभग 800 व्यक्ति मारे गए और 2000 लोग घायल हुए। इस कांड ने ऐसे असंतोष को जन्म दिया जो असहयोग आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। फिर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निम्नलिखित कारण थे। देखो, उत्तर प्रदेश की चौरी चौरा में हिंसक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, है ना, जिससे पुलिस और आंदोलन के प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। और गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो तो लड़ाई वड़ाई करना नहीं चाहते थे, है ना। वो तो सोचते थे कि हम भाई घर पे बैठे रहें, राम राम जपेंगे, हमें आज़ादी मिल जाएगी। आपको पता होगा बच्चों, आज़ादी हमें किन के कारण मिली? आज़ादी मिली हमारे शहीदों के कारण, है ना। सुभाष चंद्र बोस, है ना, आज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन जैसे वीर क्रांतिकारियों की वजह से हमें आज़ादी मिली। ठीक है, हमें आज़ादी कभी भी गांधी जी की वजह से नहीं मिली, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, गांधी जी अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते थे, अतः इस हिंसक घटना से उन्हें आहत लगा, बताओ, और उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था, वो पूछा गया था सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा जी के क्या विचार थे। देखो, गांधी जी के शब्दों में सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, यह है सत्याग्रह। महात्मा गांधी के विचार से सत्याग्रह का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। महात्मा गांधी इसके प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार सत्याग्रह का आशय इस प्रकार था: यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो आपको अपने उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यह है उनके अनुसार सत्याग्रह का मतलब। अगला प्रश्न आता है, लोकतंत्र सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए, या फिर वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? तो पहले आते हैं लोकतंत्र में सुधार का क्या अर्थ है। लोकतंत्र सुधार या राजनीतिक सुधार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें अपनी कमजोरियों को सुधारने की क्षमता है। लोकतांत्रिक शासन की चुनौतियों को लोकतांत्रिक सुधार द्वारा डटकर सामना किया जा सकता है, और प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अपनी अपनी अलग अलग कमजोरियां होती हैं, और उसमें अलग अलग लोकतांत्रिक सुधारों की भी आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक सुधार के द्वारा लोकतंत्र की चुनौतियों या फिर कमजोरियों को हम दूर कर सकते हैं।
देखो, लोकतांत्रिक सुधार के क्या उपाय है? शिक्षा का प्रसार हो, निष्पक्ष निर्वाचन हो, पद्धति हो, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण हो, लोकतांत्रिक सुधार हेतु आवश्यक ये सब उपाय हैं। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, ये आपको बताना है। देखो, वैध सरकार क्या होता है? वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है, और दूसरे शब्दों में जनता की सरकार को वैध सरकार कहते हैं। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी और जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? देखो, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का निर्माण करता है क्योंकि यह नियमित, स्वतंत्र और स्वच्छ तरीके से चुनाव संपन्न करता है। इसके प्रमुख सार्वजनिक मुद्दों और विधेयकों पर जनता के बीच खुली बहस की गुंजाइश होती है। यह सरकार के स्वयं के बारे में और उसकी कार्यशैली के बारे में जानने के लिए जनता को सूचना का अधिकार देती है। लोकतंत्र एक जिम्मेवार सरकार प्रदान करता है क्योंकि इसका निर्माण जनता द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि करते हैं। ठीक है, ये प्रतिनिधि समाज की समस्याओं पर बहस करते हैं, तदनुसार नीतियां एवं सरकार बनाते हैं। समस्याओं को सुलझाने के लिए इन्हीं नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। लोकतंत्र एक वैध सरकार का निर्माण करता है क्योंकि यह जनता की सरकार होती है। यह जनता की ही होती है जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार बनाकर स्वयं के ऊपर शासन करवाती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वायरल है वह वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं और स्थानों का एकीकरण और परस्पर निर्भरता। ठीक है, जैसे इंडिया श्रीलंका पर कुछ दे रहा है, श्रीलंका पाकिस्तान से कुछ ले रहा है, पाकिस्तान चीन से कुछ ले रहा है, तो इस तरह के आपस में एक दूसरे से संबंध है, तो यही चीज वैश्वीकरण कहलाती है। ठीक है, वैश्वीकरण भारत में कोई नई परिघटना नहीं है। यह उपनिवेशीकरण के समय भी था, लेकिन उस समय इसका प्रभाव कम था, अब ज्यादा हो चुका है। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव निम्नलिखित है: चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का जो एक महत्वपूर्ण उत्पादक होने के कारण इसके बावजूद भी भारत के कृषि उत्पाद विकसित देशों की कीमत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। हम इससे सब उगाते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों में अभी भी हम सक्षम नहीं है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे विकसित देशों में कृषि पर बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है और यहाँ नहीं दी जाती सब्सिडी। विकसित देशों के सस्ते कृषि उत्पाद भारत के बाजार पर आने लगे हैं। ठीक है, जिसके कारण भारतीय किसानों की भारी हानि होने लगी है। वहां पर सब्सिडी होती है तो वहां के प्रोडक्ट यहाँ सस्ते मिलते हैं, तो जब यहाँ बना हुआ प्रोडक्ट महंगा है, बाहर का प्रोडक्ट यहाँ के सस्ते मिल रहा है, तो सस्ता प्रोडक्ट ही हम खरीदेंगे और इससे यहाँ के किसानों को नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए। देखो, मोटे अनाजों की खेती करने के लिए अनेक लाभ है, जैसे सूखा सहन करने की क्षमता होती है, फसल पकने की कम अवधि होती है, उर्वरकों खादों की न्यूनतम मांग के कारण लागत कम आती है, कीटों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है, कम पानी और बंजर भूमि और विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं और असंग। ठीक है, ये इसके बड़े फायदे होते हैं। अब इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको आप थोड़े अपने शब्दों में और बढ़ा चढ़ा करके भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। या फिर मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो देखो, पहले आंसर में आते हैं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। हाँ, बिल्कुल है। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत हूं कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। कारण क्या है? कारण नंबर 1, असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां होती हैं जो बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं।
इन क्षेत्रों में संवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। सेकंड, बेहद कम आमदनी होती है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है बल्कि कई बार तो यह जीवन स्तर के न्यूनतम निर्वाह के लिए लायक भी नहीं रहता। बहुत ज्यादा यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी कम होती है। इसके अलावा अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम न मिलने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। इस क्षेत्र में न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है जो कि कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। श्रम कानूनों के तहत नहीं आते हैं ये, ठीक है। अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्योगों में काम करते हैं जहां श्रमिक कानून नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी कार्य दशा भी सुरक्षित नहीं होती है और इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो क्या है मानव विकास सूचकांक? मानव विकास सूचकांक जीवन, प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के 4 स्तरों में देशों को रैंक करने के लिए उपयोग किया जाता है। मानव सूचकांक को मापने वाले घटक क्या है? यह अभ्यास के 4 प्रमुख क्षेत्रों से बना है। स्कूली शिक्षा के वर्षों के अपेक्षित स्कूल, जन्म के समय जीवन, प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये 4 चीजें हैं। यह सूचकांक समय के साथ विकास के स्तर में बदलाव का पालन करते हैं और विभिन्न देशों के विकास स्तरों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। अब मानचित्र संबंधी जो कार्य वो देखते हैं। मानचित्र बनने के लिए आता है तो मैंने एक वीडियो भी बना दिया है कि जितने भी मानचित्र से संबंधित प्रश्न है ना, वो एक वीडियो में मैंने कवर कर दिया, उसको आप जरूर देखना। तो देखो क्वेश्चन पूछा गया, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो अमृतसर कहाँ है बच्चों? यहाँ है अमृतसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाया। तो गांधी जी ने नमक कहाँ से बनाया था? दांडी में। दांडी कहाँ है? ये, ठीक है। नेक्स्ट, वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। तो नील की वो कहां पर आंदोलन किया? चंपारण में, यहां पर। नेक्स्ट, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। सूती मिल सत्याग्रह कहां किया था? अहमदाबाद में, यहां पर। और वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। तो वो है बच्चों नागपुर, यहां पर। ये मानचित्र पूरा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो बच्चों आपको वीडियो को करना होगा लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ करना होगा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ठीक है। और एक अच्छा कमेंट करना होगा और उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे। अगर आप सारे कंडीशन को फुलफिल कर दो तो इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी। ऐसे ही ढेर सारे मॉडल पेपर आपको कराने वाला हूँ। आपकी तैयारी एकदम मस्त बना के रख दूंगा और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये मेरा दावा है। वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।